हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें आज से हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए की यूनिट 1 जो है उसको स्टार्ट किया है। यूनिट 2 के बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें हमने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, इसके अलावा जो है वो विदेशी व्यापार की संरचना दिशा वाला टॉपिक है और क्षेत्रीय असंतुलन, ये सारे टॉपिक्स हम यूनिट 2 के कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 2-3 टॉपिक बचे हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। आज से हम लोगों ने जो है वो यूनिट 1 को भी स्टार्ट किया है। अब आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। यूनिट 1 में पहला ही टॉपिक दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, तो ये टॉपिक को हम आज देखेंगे। अगर हम देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है, तो हम सब जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों का जो है वो मिक्सचर हमको देखने को मिलता है। अब हम ये जो क्वेश्चन अगर आता भी है तो इसकी भूमिका सब अपने अपने हिसाब से जो है वो लिखेंगे। तो अभी हम सीधे जो है वो जो सिलेबस में दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कृषि पर अत्यधिक दबाव। तो हमारा जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज्यादा ज्यादा दबाव देखने को मिलता है। अब हम जितनी भी विशेषताएं देखेंगे उस सब में डाटा हमको लिखना जरूरी है। जो भी करंट डाटा है, जैसे 2024-25 का, 23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डाटा हमको यूज करना पड़ेगा। 24-25 का जो है डाटा वो यूज करना पड़ेगा और सब में हमको डाटा लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर हम देखें तो कृषि कृषि पर अत्यधिक दबाव को हम कैसे बता सकते हैं, तो कृषि और संबंधित क्षेत्र का भारत की जीडीपी में योगदान कितना है, मात्र 15% है। जो ये बताता है कि योगदान तो सिर्फ 15% है, पर अगर हम रोजगार में योगदान देखेंगे तो 45.5%। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो उसका 45.5%, मतलब इतने ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे और उससे रिलेटेड क्षेत्र पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर उससे संबंधित क्षेत्र मतलब पशुपालन वगैरह आ जाता है, तो उस पर डिपेंडेंट है। पर वो कमाता, यानी इससे कमाई कितनी हो रही, जीडीपी में योगदान कितना है, तो मात्र 15%। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में जो है वो पहली विशेषता क्या है कि एग्रीकल्चर पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दबाव है। और ये दोनों फैक्ट जो है वो इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं कि रोजगार जो है उसमें योगदान है 45.5%। मतलब कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इसमें काम कर रही है, फिर भी क्या हो रहा है, उनकी इनकम इतनी है क्या, नहीं है, क्योंकि जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर का मात्र 15% है और लगातार जो है वो पहले की तुलना में कम होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अत्यधिक जनसंख्या। अब अत्यधिक जनसंख्या जो है वो इकोनॉमी की विशेषता कैसे हो गई, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो इसी जनसंख्या के ज्यादा होने से क्या हो रहा है, जनसंख्या ज्यादा है तो क्या आएगा, एग्रीकल्चर पे दबाव ज्यादा पड़ रहा है, और एग्रीकल्चर पे दबाव पड़ रहा है साथ ही क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है वो प्रभावित करती है अर्थव्यवस्था को। ठीक है, इसलिए अत्यधिक जनसंख्या जो है वो एक फीचर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। अब इसके लिए फिर डेटा हमको लिखना पड़ेगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। ये लेटेस्ट 2024 का जो है डेटा है कि 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या है, जो कुल विश्व की जनसंख्या का है। ठीक है, पर अगर हम भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है भारत के पास। तो पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें एरिया, तो उसमें से हमारे पास कितना एरिया है, 2.4%, और उस पर पॉपुलेशन कितनी है पूरे वर्ल्ड की, 17.5%, जो ये बताती है कि इकोनॉमी पे कितना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पे कितना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे प्रेशर, पहला हमने विशेषता देखी है कृषि पर दबाव, दूसरा अत्यधिक जनसंख्या जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तीसरा अगर हम देखें तो निम्न औद्योगिकरण। हमारे यहाँ जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसके लिए फिर से हमको डेटा का यूज करना पड़ेगा कि द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है, 28.5%, 28.5% है। और रोजगार में योगदान कितना है, मात्र 24% है। अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है, 45% के आसपास हमको जो है वो एग्रीकल्चर का योगदान देखने को मिल रहा है रोजगार में। जबकि अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, अभी इंडस्ट्री किस सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में, तो इसका योगदान कितना है रोजगार में, 24%, मात्र 24% है। ठीक है, क्योंकि हमारे अनस्किल जो लोग ज्यादा है, कुशल कौशल जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो बेरोजगारी इसलिए ही है क्योंकि अगर कौशल नहीं है तो फिर क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंडेंट है, और जिनके पास ज्यादा कौशल है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो टर्शरी सेक्टर में चलेगा। तो औद्योगिकरण जो है वो अच्छे से हो ही नहीं पाया, इसलिए जो है वो बेरोजगारी भी हमको देखने को मिलती है।
ठीक है, क्योंकि लोगों को आज हम जो देखते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे या तो लोग जाएंगे या फिर सर्विस सेक्टर पे। ठीक है, तो या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो फिर सर्विस सेक्टर में चले जाओ, और अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो एग्रीकल्चर पे चले जाओ। तो क्योंकि उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे रोजगार बहुत कम है। तो बेरोजगारी का एक कारण भी हमको देखने को मिलता है, निम्न औद्योगिकरण। तो अभी तो हम ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में पहला क्या देखा कि कृषि पर अत्यधिक दबाव है। दूसरा हमने देखा कि अत्यधिक जनसंख्या जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तीसरा हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हमको क्या देखने को मिलता है, औद्योगिकरण बहुत कम है, और इसके लिए दोनों डेटा जो है वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता क्या है, निम्न प्रति व्यक्ति आय। हमारे यहाँ जो है वो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो हमारी राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो $11,942 है। जबकि हम यूएसए की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो 89,678 जो है वो डॉलर है, जो ये बताता है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय से लगभग 8 गुना जो है वो यूएसए की प्रति व्यक्ति आय है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी की उच्च दर। तो भारत की बेरोजगारी की अगर हम दर की बात करेंगे तो लगभग जो है वो 10% के आसपास देखने को मिल रही है। अब बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्योंकि बेरोजगारी वाला टॉपिक अलग से हमारी यूनिट 2 में दिया हुआ है। ये पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, वाले लेक्चर को जाके भी। तो बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि स्किल नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो ये सारी चीजें हैं, और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, रोजगार उतना नहीं जितनी जनसंख्या है, तो बेरोजगारी की उच्च दर भी हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। फिर आता है आय का विषम वितरण। हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता में छठवां पॉइंट क्या है, आय का विषम वितरण। आय का विषम वितरण का मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास जो है वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि कुछ लोगों के पास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पैसा है। ठीक है, कुल संपत्ति का बहुत बड़ा भाग उनके पास है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं है। और इसके लिए फिर से हम डेटा का यूज करेंगे कि भारत में 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुल संपत्ति का 65% भाग है। अगर हम भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या की बात करते हैं, उसमें से इतनी बड़ी जनसंख्या के मात्र 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का 65% है, जो ये बताता है कि आय का बहुत विषम वितरण है। ठीक है, आय की बहुत ज्यादा असमानता है, और यही आय की असमानता फिर आगे की प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है ये विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं हम पूंजी का अभाव। हमारे यहाँ जो है वो क्या होता है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। बेरोजगारी है, अगर हमारे पास रोजगार भी है तो क्योंकि हमारे पास स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो हमको जो है वो आय हमारी बहुत कम है। अब आय बहुत कम है और खर्च भी है घर का, इसलिए बचत नहीं होती। बचत नहीं होती तो फिर क्या होगी, आप कोई नई चीज में कोई अगर आपको अपना खुद का व्यवसाय खोलना है या कहीं पे भी निवेश करना है तो उसके लिए पैसा तो लगता है ना, पर क्योंकि बचत कम है तो निवेश नहीं हो पाएगा, तो निवेश के लिए पूंजी नहीं है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं तकनीक का निम्न स्तर। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तेजी से विकसित नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी हम जो यूपीआई वगैरह देख रहे हैं वो चीजें अच्छी है, ठीक है, पर फिर भी अगर हम अभी भी देखें तो क्योंकि एनएसओ के डाटा के हिसाब से हम देखें तो 15 से 29 आयु वर्ग के केवल 27% युवा ऐसे हैं जो ईमेल भेजने जैसी बुनियादी कंप्यूटर कार्य कर सकते हैं। मतलब अभी भी हमारे युवा इतने पिछड़े हैं कि मात्र 27% युवा ऐसे जो ईमेल वगैरह भेज सकते हैं। ये जो है वो हम एग्जाम्पल के रूप में इन सभी में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि हम बता सकते हैं कि तकनीक का कितना लो लेवल चल रहा है हमारा, टेक्नोलॉजी जो है वो इतने अच्छे से विकसित नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी गांव में जो है वो कंप्यूटर चलाना जो है वो नहीं आता लोगों को। ठीक है, या फिर अभी जो हम देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि तकनीक का स्तर बहुत निम्न है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी तक जितने पॉइंट्स हमने देखे वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था की नकारात्मक तस्वीर बता रहे हैं, या फिर अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव विशेषताओं के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। पर अभी जो वर्तमान में कुछ पॉजिटिव, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो उसकी लगातार ग्रोथ हो ही रही है। ठीक है, तो वर्तमान में भी कुछ उभरती हुई प्रवृत्ति हमारी अर्थव्यवस्था की देखने को मिल रही है। तो अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में जो है वो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव के रूप में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि उच्च जीडीपी विकास दर। उच्च जीडीपी विकास दर कैसे, तो फिर से हमने 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा लिया कि 2023-24 में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, 8.2% है, जो पिछले वर्ष की 7.0% की वृद्धि से ज्यादा है। इन सभी में हमको डेटा यूज करना ही पड़ेगा, तभी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो उच्च जीडीपी ग्रोथ रेट है अभी हमारे यहाँ। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि बढ़ता विदेशी निवेश, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा रेमिटेंस भी आता है।
ठीक है, जो प्रेषण के तौर पे भेजा जाता है। इसके अलावा जो है वो एफडीआई भी लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ता विदेशी निवेश है और विदेशी निवेश बढ़ेगा तो फिर विदेशी भंडार बढ़ेगा। ठीक है, तो हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। तो अगर हम देखेंगे तो बढ़ता विदेशी निवेश कैसे, फिर से हमारे पास डेटा है कि 2023-24 में हमारे यहाँ जो एफडीआई प्रवाह हुआ है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारा चैप्टर आप जो यूनिट 2 है उसमें बहुत सारी चीजें आप पहले उसे देख के आइए, तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो यूनिट है उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो 2023-24 में जो एफडीआई प्रवाह है वो कितना है, 70.9 अरब डॉलर का प्राप्त हुआ है। और सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो हमारे यहाँ सिंगापुर से प्राप्त होता है। तो ये बताता है कि भारत में लगातार जो है वो विदेशी कंपनियां आ रही है, लगातार जो है वो भारत में जो है वो विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव जो है वो चीज है अर्थव्यवस्था के लिए। इसके बाद जो है वो सर्विस सेक्टर का बढ़ता प्रभुत्व। हम सब जानते हैं कि अगर हम तीनों सेक्टर की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो सबसे ज्यादा जो है वो टर्शरी सेक्टर है, जहां से हमको हम अगर हम देखेंगे कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं हम, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो टर्शरी सेक्टर से होता है। सर्विस का जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान तो लगातार हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बेकार प्रदर्शन अगर हम देखेंगे तो हमारे सेकेंडरी सेक्टर का ही है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर की हम बात करेंगे तो 2023-24 में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है, 55% है। अभी हमने देखा कि कृषि का योगदान मात्र 15% है, जो लगातार और भी कम होते जाएगा। फिर सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा योगदान अगर हम देखेंगे जीडीपी में तो वो है सर्विस सेक्टर का। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कि कोई ना कोई सेक्टर तो ऐसा है जो मजबूत है। इसके बाद हम देखेंगे कि निर्यात में अगर हम देखें तो भारत की डिजिटल सेवा, क्योंकि डिजिटल सेवा भी सर्विस सेक्टर में आएगी, तो इसकी हिस्सेदारी 6% की है पूरे विश्व की डिजिटल सेवाओं में अगर हम देखेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है जो हमको इसमें कोड हमको लिखने पड़ेंगे, तभी जो आंसर है वो हमारा कंप्लीट माना जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब आंसर कैसा भी आया तो हम जो है वो इसको लिख सकते हैं। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यूनिट 2 के अभी जो 2-3 लेक्चर्स बाकी है वो आएंगे। इसके बाद जो है वो हम उन लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। पर आज से हमने जो है वो यूनिट 1 भी स्टार्ट कर ली है। जिन्होंने यूनिट 2 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से जो है वो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।